एवरीवन, वेलकम टू प्रगतिशील क्लासेस। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए फिर बहुत अच्छी बात है, घर पे एंजॉय कर रहे हो, है ना? तो लास्ट का जो, चलो बात करते हैं अब हम लोग लेक्चर पे। तो लास्ट जो हमने 6 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है, होप सो आपने भी कंप्लीट कर लिया होगा। और आज जो हमारा लेक्चर है वो हमारा लेक्चर नंबर 7 है। एक बहुत जरूरी बात कि अगर आपने 6 लेक्चर में से एक भी लेक्चर को स्किप किया है तो पहले से जाकर के उस 6 लेक्चर को कंप्लीट करो अगेन, उसके बाद फिर लेक्चर नंबर 7 को देखो। उससे क्या होगा ना, एक सही तरीके से सीरियल वाइज आपको सही समझ में आएगा। अदरवाइज एक लेक्चर को भी स्किप करना, अब फिर वो प्रॉब्लम होने लगता है ना कि ये क्या है, नए नए टर्म्स आ रहे होते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6, है ना, ये 2 लेक्चर जो था इट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। और इम्पोर्टेंट के साथ साथ इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी थे, इस वजह से मैं कह रही हूँ कि उसको जरूर से देखना, ठीक है ना? क्योंकि अब तो मैं सिर्फ टर्म इस्तेमाल करूंगी। टर्म कहता क्या है ये हमने पिछले लेक्चर में तो बात कर लिया था, तो आप मुझसे ये एक्सपेक्ट तो नहीं करोगे कि हर जगह मैं टर्म को अलग अलग जगह डिफाइन करती चलूंगी, ठीक है ना? तो जरूर से देखो। चलो, तो जो लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा सेल वॉल पे बात करेंगे हम लोग। आज हम लोग सेल वॉल पढ़ने वाले हैं, लेकिन सेल वॉल में इतनी जल्दी शुरू नहीं करूंगी, मैं थोड़ा सा प्रीवियस रिवीजन करवा देती हूँ और हम बात करते हैं कि हमने शुरू से क्या पढ़ा सेल में, है ना? तो सबसे पहला जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि सेल थ्योरी क्या होता है ना, डिस्कवरी ऑफ सेल क्या होता है। और हमने ये भी देखा था कि जो सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, दैट वाज डेड सेल, दैट वाज नॉट लिविंग, है ना, वो डेड हो चुका था, वो डेड सेल था। और फिर जो सेल को एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया था, दैट सेल वाज लिविंग सेल, है ना। हमने ये सारी टॉपिक पे बात किया था। फिर हमने सेल थ्योरी देखा था, फिर हमने और भी सेल के शेप्स देखे थे, सेल के नंबर्स देखे थे, सेल का साइज देखा था, वेरिएशन देखा था, रीजंस देखे थे, अलग अलग जगह पे क्या क्या रीजंस हो रहे हैं, कोई बड़ा है तो क्यों बड़ा है, कोई छोटा है तो क्यों छोटा है ना, डिपेंडिंग अपॉन द क्राइटेरिया एट वेयर इट इज, इसके अकॉर्डिंग सेल का शेप और सेल का साइज वैरी कर रहा था, है ना। चलो, यहाँ तक हमने बात कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में हमने बात किया था कि वाई सेल इज नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। हमने इस पे भी बात किया था, बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा लिख के दिखाया है, राइट। उसके बाद फिर हमने एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखा था बिटवीन, हमने शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखा था साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है ना, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। सो आपका एक क्वेश्चन है, सब लोग जवाब देंगे, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? What is the another? Your first question is, what is the another name of plasma membrane? और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the difference between cytoplasm and protoplasm? Cytoplasm and protoplasm, ये 2 क्वेश्चन आपको जवाब देना है ना। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अनदर नेम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म, राइट। चलो, इतना हमने बात किया था। उसके बाद फिर हमने बात किया था कि आप लोगों को मैंने एक वर्क दिया था जिसमें हमने बात किया था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस ड्रॉ करना, इट वाज ऑल अबाउट के प्लांट सेल और एनिमल सेल को ड्रॉ करना है ना। बहुत बच्चे ने दिखाया भी था, और जिनकी कॉपी में मुझे जो गलत लगा मैंने उसको करेक्ट भी किया था, और जो बच्चे नहीं दिखाए हैं वो खुद रिस्पॉन्सिबल है कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो है में हमने बात किया था इन डीप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, दैट व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। तो हमने देखा था इट इज वेरी डेलिकेट स्ट्रक्चर दैट इज लिविंग, है ना, सेलेक्टिवली परमिएबल, है ना। सेलेक्टिवली परमिएबल मैंने कहा था, मैंने सेमी परमिएबल नहीं कहा था।
देखो फिर से मैं कह रही हूँ, सेमी परमिएबल वर्ड जब भी आएगा उसका मतलब होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ पानी को अलाउ कर रहा है। सेमी परमिएबल वर्ड मतलब ओनली वाटर इज अलाउड। तो अगर लॉजिक अप्लाई करो कि अगर मैंने कह दिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव, नॉट सेलेक्टिव, इट इज सेमी परमिएबल, तो सोचो यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ओनली वाटर इज अलाउड है ना, पानी से अंदर जा सकेगा। तो क्या सेल सरवाइव कर सकेगा बिना ऑक्सीजन के? क्या सेल सरवाइव करेगा बिना ग्लूकोज के? क्या सेल सरवाइव करेगा और भी बिना दूसरी चीजों के? नहीं। तो इस चीज को सही करने के लिए डिफरेंट टर्म का इस्तेमाल किया गया, एंड दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। इट डज नॉट अलाउ ऑल द सब्सटेंस टू गो इनसाइड द सेल, बट इट अलाउज ओनली सेलेक्टिव सब्सटेंस टू गो इनसाइड और गो आउटसाइड द सेल, राइट। तो हमने इसके बारे में बात किया था। फिर हमने उसके स्ट्रक्चर पे देखा था, दैट इट इज मेड अप ऑफ 3 substance or 3 component. One is protein, another one is the lipid, and the third one is known as carbohydrate. Carbohydrate basically help in सिग्नलिंग, है ना, वो हमने देखा था। फिर लिपिड के बारे में देखा था, लिपिड इज प्रेजेंट इन बाइलेयर, है ना, कुछ हाइड्रोफिलिक है, कुछ हाइड्रोफोबिक है ना। प्रोटीन में हमने कुछ देखा था एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, कुछ हमने देखा था इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये सब क्या होता है, आप जैसे जैसे मैं टर्म लेते जा रही हूँ ना, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, अपने दिमाग में रिकॉल करो दैट व्हाट इज एक्सट्रिंसिक, दैट व्हाट इज इंट्रिंसिक। उससे क्या होगा ना कि आपका रिविजन जल्दी जल्दी होते जाएगा, क्विक रिविजन होते चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने उसके नेक्स्ट लेक्चर में फिर हमने बात किया था कि परमिएबिलिटी क्या होता है, मेम्ब्रेन, किसी मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी क्या है। तो हमने देखा था कि 4 तरह का परमिएबिलिटी होता है। एक को कहते हैं लाइक परमिएबल, फिर सेलेक्टिवली परमिएबल, है ना, फिर सेमी परमिएबल, और लास्ट वाला था इम्परमिएबल। हमने ये 4 के बारे में देखा था, सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने थोड़ा थोड़ा जाना था। एक और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू ऑल हैव थर्ड क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन इज विच मॉडल states which model is not, which is the recent model about plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे रीसेंट मॉडल कौन सा मॉडल है जो अभी यूज किया जा रहा है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, कौन से मॉडल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, और वो किस साइंटिस्ट ने दिया था और कब दिया था, ठीक है। ये इतना हो गया। उसके बाद हमने ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। हमने देखा था एक्टिव में एनर्जी कंज्यूम होता है, पैसिव में एनर्जी कंज्यूम नहीं होता है। एक्टिव जो होता है वो डाउन मतलब नीचे से मतलब लो टू हाई की तरफ जाता है, जहां पे कंसंट्रेशन कम कंसंट्रेशन वाले से ज्यादा कंसंट्रेशन वाले की तरफ जाता है। पैसिव में हमने देखा था नो नीड ऑफ एनर्जी, नो एटीपी इज रिक्वायर्ड, और ये ज्यादा कंसंट्रेशन वाले से कम कंसंट्रेशन वाले की तरफ जाता है ना। फिर हमने देखा था पैसिव में भी 2 तरह का होता है, एक को कहते हैं डिफ्यूजन, दूसरे को कहते हैं ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में हमने देखा था कि किसी भी प्रकार का अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जिसका मैंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया था कि लंग्स में एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड एक्सचेंज ऑफ O2 जो हो रहा होता है ना, एक्सचेंज हो रहा होता है ना, दैट इज ऑल्सो डिफ्यूजन, अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। एक अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया, लंग्स एक ऐसी चीज है जिसको हम देख नहीं सकते हैं ना, तो आप ऐसा करते हो ना, परफ्यूम कभी कभी लगाते हो, तो रूम के किसी एक कॉर्नर पे परफ्यूम का स्प्रे कर दो, ठीक है, तो थोड़ी देर में देखोगे कि पूरे रूम में वो स्प्रेड आउट हो जाएगा, मतलब पूरे रूम में वो फैल जाएगा, धीमी धीमी सी खुशबू होने लगती है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, है ना। तो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ डिफ्यूजन। लेकिन अगर डिफ्यूजन हम वाटर में कर रहे हैं तो उस डिफ्यूजन को हमने ऑस्मोसिस कहा था, और मैंने बताया था कि ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन जिसमें वाटर इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इट्स हाई पोटेंशियल, फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन, है ना, हमने ये देखा था। और एक और चीज देखा था कि ऑस्मोसिस के होने के लिए एक मेम्ब्रेन की जरूरत होती है। लेकिन देखो, क्या जब तुम रूम में स्प्रे किए थे तो कोई तुमको मेम्ब्रेन की तो जरूरत नहीं थी, लेकिन जब तुम ऑस्मोसिस परफॉर्म करोगे तो देयर मस्ट बी अ मेम्ब्रेन, एंड दैट मेम्ब्रेन मस्ट बी
सेमी परमेबल, इट शुड अलाउ ओनली वाटर टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम इट्स वन पोजिशन टू इट्स अनदर पोजिशन, है ना। तो हमने बात किया था कि ऑस्मोसिस का डेफिनेशन जब भी लिखोगे वहां पे थोड़ा सा बताओ कि इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन इन विच वाटर इज ट्रांसपोर्टेड एंड द अनदर टर्म इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये नहीं लिखोगे ना तो आप डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपकी टीचर आपको पूरा अच्छा नंबर दे देंगी, बिल्कुल नहीं, ठीक है। सबके हमने एग्जाम्पल्स भी देख लिए थे। उसके बाद फिर हमने ऑस्मोसिस में भी हमने दो चीज देखा था, एक को हमने कहा था इंडो ऑस्मोसिस, दूसरे को हमने कहा था एक्सो ऑस्मोसिस। इंडो ऑस्मोसिस वो था जो सेल के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे थे कि इंडो ऑस्मोसिस जो है वो सेल के रेस्पेक्ट में हमने बात किया था कि पानी अगर सेल के अंदर आ रहा है तो उसको हमने क्या दिया था, इंडो ऑस्मोसिस, और पानी अगर सेल से बाहर जा रहा है तो उसको हमने कहा था एक्सो ऑस्मोसिस, है ना। हमने एक चीज देखा था कि दिस इज अ सेल, अगर वाटर इज कमिंग इनसाइड तो इसको हमने कह दिया इंडो ऑस्मोसिस। इफ वाटर इज यहाँ से अगर पानी बाहर की तरफ निकल रहा है देन दैट इज नोन एज एक्सो ऑस्मोसिस, है ना। ऑस्मोसिस का ऑस्मोसिस जो है प्रोसेस वो हो कहाँ रहा, अंदर की तरफ हो रहा है या बाहर की तरफ हो रहा है, सेल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हमने इसको कहा था इंडो एंड एक्सो ऑस्मोसिस, यानी ऑस्मोसिस का भी दो टाइप होता है, ठीक है। उसके बाद हमने कंसंट्रेशन पे बात किया था कि सोल्यूशन जो होता है, कोई भी सोल्यूशन जो होता है वो वो 3 प्रकार का होता है। एक को हमने कहा था सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में मैंने कहा कि जो सोल्यूशन होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक को मैंने बताया था हाइपोटोनिक, एक को मैंने कहा था हाइपरटोनिक और एक को मैंने कहा था आइसोटोनिक, है ना। तो इसका मैंने एग्जाम्पल बताया था सेल के रेस्पेक्ट में कि वाटर के रेस्पेक्ट में देख लो, अंदर पानी कंसंट्रेशन, बाहर पानी का कंसंट्रेशन, है ना। तो इस रेस्पेक्ट में अगर हमने देखा था तो कहा था, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन और करूंगी ताकि जिन बच्चों को लास्ट लेक्चर में समझ नहीं आया होगा वो होप सो इस लेक्चर में जरूर से समझ में आ जाएगा। अभी गर्मी का टाइम है, शरबत सब लोग पी रहे होंगे, बना भी रहे होंगे, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, शरबत बहुत ज्यादा मीठा हो जाता है, कभी कभी होता है शरबत कम मीठा होता है। तो मैं थोड़ा सा बता रही हूँ व्हाट इज हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की कोशिश करना। देखो, दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर एंड दिस इज ऑल्सो अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। दोनों में 1-1 लीटर पानी प्रेजेंट है, इसमें भी 1 लीटर वाटर, इसमें भी 1 लीटर वाटर। अगर हाइपो एंड हाइपर को समझना है तो हाइपर मतलब पानी, सॉरी हाइपर मतलब ज्यादा, कोई चीज ज्यादा। अब क्या ज्यादा है वो मैं भी बता रही हूँ। दोनों में, अभी मैंने कहा ये 2 ग्लास पानी का है, एक में दोनों में 1-1 लीटर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, पानी तो दोनों में सेम है, 1 लीटर 1 लीटर। हम तो कहीं पे नहीं कह सकते कि पानी इसमें ज्यादा है, पानी इसमें कम है। इसमें मैंने क्या किया, 1 स्पून शुगर ऐड किया, 1 स्पून शुगर ऐड किया और उसके बाद इसको मैंने गोल गोल थोड़ा सा मैंने उसको स्टिर किया, मतलब हिलाया, उसको मिक्सअप किया ताकि वो सोल्यूशन अच्छे से बन जाए, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, 2 स्पून शुगर डाल दिया, 2 स्पून शुगर डाल दिया, राइट। इसमें 1 चम्मच मैंने डाला है चीनी, इसमें मैंने 2 चम्मच का चीनी डाला है। अब बताओ मीठा ज्यादा कौन होगा, कहोगे लॉजिक वाली बात है, पानी उतना ही है तो मीठा तो ये ज्यादा वाला होगा, ये कम मीठा होगा, है ना। तो जिसमें चीनी ज्यादा वो हो गया हाइपर, जिसमें चीनी कम वो हो गया हाइपो। समझ में आया। जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में अगर बात करो, जिसमें सॉल्यूट ज्यादा वो हो गया हाइपर और जिसमें सॉल्यूट कम वो हो गया हाइपो। अब बताओ कौन हाइपो कौन हाइपर, कहोगे मैम ये हो गया हाइपो, हाइपोटोनिक, ये हो गया हाइपरटोनिक। अब अगर मैं चीनी और पानी के रिस्पेक्ट में बात करूं तो इसमें चीनी और पानी जो कंसंट्रेशन है वो इसके रेस्पेक्ट में, पानी इसमें, चीनी और पानी ऑलमोस्ट सेम कंसंट्रेशन में है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, पानी जो है वो कम है और चीनी जो है वो ज्यादा है। अब मान लेते हैं कि मैं दोनों को एक पाइप से जोड़ देती हूँ। मैंने क्या किया, इस तरह से दोनों को इस तरह से जोड़ दिया। अब बताओ क्या होगा, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, थोड़ी देर के बाद होगा कुछ ये कि दोनों जो ग्लास में शरबत है वो दोनों का टेस्ट एक हो जाएगा। तो कहोगे मैम ऐसा कैसे हो गया, तो होगा ये, कुछ शुगर मॉलिक्यूल इधर की तरफ आएंगे, कुछ वाटर मॉलिक्यूल उधर की तरफ जाएंगे एंड इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होगा और एक टाइम के आने के बाद हम थोड़ी देर छोड़ने के बाद देखेंगे कि दोनों ग्लास की शरबत का टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, है ना,
दोनों का टेस्ट नॉर्मल हो जाएगा। और वो जो टाइम जब वो बिल्कुल नॉर्मल स्टेबल हो जाएगा दोनों का जो टेस्ट है, उसके बाद फिर आप कितना भी देर छोड़ दो, फिर टेस्ट में कोई भी ज्यादा कोई भी कम नहीं हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो ये हो गया हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब अगर मैं बात करूं दूसरा के बारे में, मैं बात करूं कि दोनों में मैं क्या कर रही हूँ, दोनों में मैं 1 स्पून शुगर डाल रही हूँ, ठीक है। यानी दोनों तो आपस में बिल्कुल सेम कंसंट्रेशन में है, तो ऐसे कंसंट्रेशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। फिर मैं दोनों को पाइप से कनेक्ट करूंगी, तो जब कनेक्ट करूंगी तो देखेंगे कि कोई भी चीज किधर से भी किधर की तरफ ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो दोनों एक ही मीडियम में थे। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। पिछले 15 मिनट 36 सेकेंड मैंने रिवीजन करवाने के बाद अब मैं न्यू टॉपिक शुरू करती हूँ, दैट इज सेल वॉल। क्योंकि देखो मुझे लग रहा था कि कोई चीज पढ़ाऊं और समझ में नहीं आए तो फायदा ही नहीं है फिर पढ़ाई करने से, है ना। फिर मेरा भी वक्त बर्बाद हो रहा है और आपका भी वक्त बर्बाद हो रहा है। तो वक्त को यूटिलाइज करना है, टाइम को यूटिलाइज करना है, राइट। तो चलो गिव अ हेडिंग, सेल वॉल। व्हाट इज सेल वॉल? देखो सेल वॉल पढ़ाने से पहले मैं एक चीज बताती हूँ कि हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो हर ऑर्गेनिज्म कैसा भी सेल हो, बस वो लिविंग होना चाहिए। हर ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट का एक नॉट बेसिक यूनिट का, मैं कह दूं कि अगर मैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करूं तो वो दुनिया का कोई सा भी ऑर्गेनिज्म है हर के सेल में प्रेजेंट होगा। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट द सेल वॉल तो ये बहुत ही स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के सेल में प्रेजेंट होता है। एंड प्लांट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल जिसके पास सेल वॉल होता है। तो एक बात समझ लो, जिस तरह से हम समझ रहे थे कि सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सेल, बट दिस इज नॉट ट्रू अबाउट द सेल वॉल। सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल द ऑर्गेनिज्म, इन ऑल द सेल। समझ में आया ना? हाँ, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? तो हम बात करेंगे ये कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट का, ये कैरेक्टरिस्टिक है फंजाई का। फिर बात करोगे कि क्या मांगे एनिमल में पाया जाता है, तो मैं कहूंगी नो, एनिमल डू नॉट हैव सेल वॉल। तो आपका क्वेश्चन आएगा तो फिर सेल वॉल प्लांट के पास क्यों होता है? क्यों प्लांट के पास सेल वॉल है? वाई डू ह्यूमन बीइंग के पास या किसी और एनिमल्स के पास सेल वॉल क्यों नहीं होता? प्लांट को ऐसा क्या स्पेसिफिक एडवांटेज है जिसकी वजह से उनको एक्स्ट्रा टाइप का प्रोटेक्शन दिया गया? तो एक लॉजिक समझो कि समझ लो कि मैं बाहर हूं, ठीक है, धूप में, या फिर मैं घर से बाहर हूं, घर पे नहीं हूं, और मैं घर से बाहर हूं, आंधी आ रही है, बहुत तेज की आंधी आ रही है। मेरे अंदर ये एबिलिटी है, ये इतनी सक्षमता है कि मैं वहां से भाग सकती हूँ, मैं वहां से जान बचा करके दौड़ते भागते मैं भाग सकती हूँ, किसी भी तरह से मैं भाग सकती हूँ। चाहे कोई भी जानवर हो, चाहे एक डियर के बारे में, लायन के बारे में, टाइगर के बारे में, वॉट एवर द ऑर्गेनिज्म यू आर टॉकिंग अबाउट, किसी के भी बारे में बात कर लो, दे कैन वॉक, दे कैन मूव, है ना। हम अपनी जान बचा सकेंगे उस आंधी से। लेकिन प्लांट के पास क्या ऐसी एडिशनल एडवांटेज है कि धूप बहुत हो रही है, चलो घर चलते हैं, आंधी बहुत तेज आ रही है, चलो शेड में चलते हैं, या फिर घर के अंदर चले जाते हैं? ऐसा तो उनके पास कोई एडवांटेज नहीं। यानी कितना भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग या कितना भी मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन उनके सामने आए, उनको डट करके वहीं पे खड़े रहना है ना। तो इसी वजह से उनके पास एक नेचर ने एक एडिशनल एडवांटेज दिया कि उनके सेल को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया गया ताकि ये लड़ सके हर मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन से। क्लियर हुआ ना? इसी वजह से प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होता है एंड एनिमल के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर हो गया? अब देखो, तो अब मैंने एक और बात कहा कि फंजाई के पास भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, प्लांट के पास भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। अगेन द क्वेश्चन इज राइट, क्या दोनों का सेल वॉल एक ही होता है? सेल वॉल मतलब ये है मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाहर का जो स्ट्रक्चर है दैट इज सेल वॉल। तो क्या सेल वॉल फंजाई के बारे में बात कर ले या सेल वॉल हम प्लांट के बारे में बात कर ले, क्या दोनों का सेल वॉल एक ही स्ट्रक्चर है, एक ही तरह का है, सब चीज सेम सा होता है?
तो हम कहेंगे नहीं, दोनों का स्ट्रक्चर एक चीज से नहीं होता है। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कार्बोहाइड्रेट के बारे में तो आप जानते होंगे कि कार्बोहाइड्रेट में सेल्यूलोज भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो जो प्लांट का सेल वॉल होता है वो बना हुआ होता है सेल्यूलोज से। प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो बना हुआ होता है सेल्यूलोज से। और एनिमल का जो सेल वॉल होता, सॉरी नॉट एनिमल के, एनिमल के पास तो सेल वॉल ही नहीं होता। और जो फंजाई का सेल वॉल होता है वो बना हुआ होता है काइटिन से। अब ये काइटिन क्या है? काइटिन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसे सेल्यूलोज होता है वैसे ही। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो फंजाई का जो सेल वॉल होता है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन, और जो प्लांट का सेल वॉल होता है वो दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। अब ये काइटिन क्या है, सेल्यूलोज क्या है, तो इसको बता दूं कि काइटिन और सेल्यूलोज दोनों एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और इसके बारे में डेप्थ में आप लोग जब 11th क्लास में चले जाएंगे तो वहां भी सेल पढ़ना है, वहां पे सब समझ में आएगा कि कैसे सेल्यूलोज अरेंज होता है, क्या होता है, एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड देयर। अभी बताऊंगी तो कुछ बच्चे को एकदम ऊपर से चला जाएगा और कुछ बच्चे ही समझ पाएंगे, राइट। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया था। सो पॉइंट नंबर 1 सेल वॉल में लिखो। पॉइंट नंबर 1 सेल वॉल इज अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, write down about the cell wall. Cell wall is a special characteristic of plant cell and fungal cell. ऐसे लिखो, cell wall is a special characteristic of plant cell and fungal cell. फंजाई का जो सेल वॉल होता है that is known as fungal cell, है ना, fungal cell, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखे लिखो, the cell wall of plant is made up of cellulose. The cell wall of plant is made up of cellulose, whereas fungal cell is made up of chitin. Fungal cell is made up of chitin. क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखे लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख करके लिखना। लिखो animal cell do not have cell wall. Very important, animal cell do not have cell wall. Cell wall is absent in animal cell. क्लियर हो गया? अब इसके बाद मैं और बताऊं, देखो एक चीज और समझ लेना, थोड़ा सा मैं बता रही हूँ, नोट करना। ये तो समझ में आ गया कि जो मैं थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ, देखो यहाँ पे क्या है। अब फंगल सेल के बारे में बस इतना ही समझना कि उसका सेल वॉल बना हुआ होता है काइटिन से, इससे ज्यादा उसके बारे में कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं। अब देखो ये मैं बनाती हूँ, मान लेते हैं ये है हमारा एक प्लांट का सेल। लेट अस सपोज दिस इज अ सेल, तो किसी भी शेप का हो सकता है, और ये है हमारा, दिस इज आवर सेल मेम्ब्रेन, राइट, दिस इज आवर सेल मेम्ब्रेन। अब ये समझ लो कि ये है हमारा सेल वॉल, ध्यान देना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये है हमारा सेल वॉल, क्लियर हो गया? ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है। अब ये सेल जो है ये दूसरे सेल से भी तो जुड़ा रहेगा कुछ इस तरह से, और ये दूसरे सेल का है हमारा सेल मेम्ब्रेन। अगेन ये सेल जो है वो नेक्स्ट सेल से भी जुड़ा रहेगा, और ये उसका हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर फिर है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इनसाइड। तो बात आती है कि दो सेल को जोड़ने के लिए भी तो कोई चीज की जरूरत होती है। जैसे देखो, समझो मेरी बातों को, जब मैं दो ईंट को जोड़ती हूँ या जोड़ूंगा, तो दो ईंट, घर बनाने के लिए ईंट की जरूरत होती है ना, तो दो ईंट को जोड़ने के लिए मुझे बीच में थोड़ा सा गैप रखना पड़ता है, और उस गैप के अंदर हम क्या करते हैं, मजबूती के लिए क्या करते हैं, मजबूती के लिए हम सीमेंट भरते हैं, है ना, ताकि वो जो बन रहा है स्ट्रक्चर वो बहुत मजबूत हो। यही ना हमारा मोटिव होता है कि हम जो दो सेल हमने ये किया, दो ईंट, मैंने दो ब्रिक को अगर मैंने इस तरह से लगाया, तो दो ब्रिक के बीच में मैं कुछ ऐसा सा थोड़ा सा स्पेस भरता हूँ, और इस स्पेस के बीच में हम सीमेंट डाल देते हैं। नीचे पे फिर कुछ इस प्रकार से हमारा एक रहता है, फिर इधर फिर कुछ इस तरह से रहता है। ऐसा ही तो रहता है ना घर। यहाँ पे सीमेंट हो रहा होता है, यहाँ पे सीमेंट हो रहा होता है, यानी सीमेंट
की जरूरत होती है ताकि वो दो ईंट को जोड़ सके। उसी प्रकार से जब दो सेल होता है तो दो सेल वॉल को भी जोड़ने की जरूरत होती है ताकि वो एकदम मजबूत से खड़ा रहे। ऐसा ना हो कि आंधी आए और सारे सेल अलग अलग से हो जाएं, या फिर उतना ज्यादा उसमें पोटेंशियल नहीं रह पाए, या उतना ज्यादा उसमें स्ट्रेंथ नहीं रह पाए कि वो बहुत एडवर्स सिचुएशन को फेस कर सके। तो इस चीज को करने के लिए दो सेल वॉल के बीच में भी सीमेंटिंग लेयर होता है। दो सेल वॉल के बीच में भी सीमेंटिंग लेयर होता है। इसको अभी याद कर लो, नहीं समझ में आ रहा बस समझो क्या है, याद करने की, ग्रास्प करने की कोशिश करो। मैंने कहा दो सेल वॉल के बीच में एक सीमेंटिंग लेयर होता है। तो अब बात आएगा कि ये तो समझ में आ गया कि जो दो ईंट को जोड़ते हैं तो बीच में सीमेंट डालते हैं, तो वो तो सीमेंट है। यहाँ पे सीमेंटिंग का काम कौन कर रहा होता है? तो यहाँ पे सीमेंटिंग का काम कर रहा होता है पेक्टिन। यहाँ पे सीमेंटिंग का काम कर रहा होता है पेक्टिन। और उस देखो ऐसे कुछ समझो, नहीं समझ में आया तो ये सीमेंटिंग लेयर है। ये सीमेंटिंग लेयर को बनाएगा कौन? उस सीमेंटिंग लेयर मिडिल लैमिला नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, मिडिल लैमिला, जो सीमेंटिंग की तरह काम कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे जो हम सीमेंट का काम कर रहे हैं, वहां पे यहाँ पे सीमेंटिंग का काम जो स्ट्रक्चर करता है उसको हम उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मिडिल लैमिला। और मिडिल लैमिला बना हुआ होता है पेक्टिन का। पेक्टिन, पेक्टिन, PEC, PECTIN, पेक्टिन। और पेक्टिन बस इतना ही समझो, ठीक है। यानी हमने देखा कि सेल वॉल जो हो रहा होता है वो दो सेल वॉल को जोड़ने का काम, जिस स्ट्रक्चर कर रहा होता है उस स्ट्रक्चर का नाम है मिडिल लैमिला। और मिडिल लैमिला इज मेड अप ऑफ पेक्टिन, PEC, PECTIN, पेक्टिन। और दो स्पेशल एलिमेंट है, उस दो स्पेशल एलिमेंट का नाम है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यानी मिडिल लैमिला में कैल्शियम, मैग्नीशियम और पेक्टिन नाम का स्ट्रक्चर पाया जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम तो समझ में आ गया। कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या है? एलिमेंट है। और पेक्टिन क्या है? तो पेक्टिन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पेक्टिन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को? सो राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट, लिखो। नेक्स्ट पॉइंट देकर के लिखो, इतना लिखे, इसके नेक्स्ट पॉइंट देकर के लिखो। अ सीमेंटिंग लेयर इज कॉल्ड मिडिल लैमिला। A cementing layer is called middle lamella. This is the spelling called middle lamella is present between the wall of two cell. Between the wall of two cell, है ना, दो सेल के बीच में एक सीमेंटिंग लेयर है जिसको हमने नाम दिया मिडिल लैमिला। नेक्स्ट पॉइंट देकर के लिखो, मिडिल लैमिला इज मेड अप ऑफ पेक्टिन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्लियर हो गया? फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट देकर के लिखो, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल? सो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट करके लिखो, 4-5 पॉइंट लिखवाती हूँ। लिखो पॉइंट नंबर 1, इट गिव्स डेफिनिट शेप। इट गिव्स डेफिनिट शेप टू द सेल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट देख के लिखो, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। नेक्स्ट पॉइंट देख करके लिखो, मतलब थर्ड पॉइंट लिखो, सेल वॉल हेल्प्स द प्लांट। सेल वॉल हेल्प्स द प्लांट सेल टू, मैं लिखवा दे रही हूँ, ठीक है, एक मिनट। ये वाला स्ट्रक्चर बना लेना कहीं पे साइड में, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को साइड में कहीं पे बना लेना, तो याद रहेगा हमेशा कि ये क्या है, कैल्शियम और पेक्टिन और मैग्नीशियम क्या है। नेक्स्ट पॉइंट देख करके लिखो, सेल वॉल, थर्ड पॉइंट, सेल वॉल हेल्प्स द प्लांट सेल टू withstand
with harsh condition. To withstand in harsh condition, not with. To withstand in harsh condition, है ना? Like storm, wind, etc. Rainfall, etc. नेक्स्ट पॉइंट देख करके लिखो. अब एक चीज देखो, ध्यान दोगे, हमने लास्ट वाले पॉइंट में मतलब रिवीजन जब हम कर रहे थे तो मैंने बताया कि कुछ होता है इंडो ऑस्मोसिस. इंडो ऑस्मोसिस के बारे में मैंने बताया था कि कुछ होता है इंडो ऑस्मोसिस. अब ये इंडो ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था, पानी अंदर की तरफ आ रहा था. पानी जो है सेल के अंदर आएगा. मतलब सोचो, पानी अनलिमिटेड अमाउंट में पानी अंदर आएगा, तो जब पानी अंदर आएगा तो चांस है ना कि वो फूल के फट जाए. ऐसी प्रोबेबिलिटी हो सकती है ना कि पानी बहुत अंदर आ रहा है, अंदर आते वो बर्स्ट अप हो जाए. तो ऐसा होता है, हो सकता है नहीं, ऐसा होता है कि जब अननेसेसरी वाटर, बहुत अमाउंट ऑफ वाटर सेल अगर एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब एंडोऑस्मोसिस हो जाता है, तो सेल बर्स्ट अप कर जाता है. ठीक है. और वैसे सिचुएशन में क्या होता है कि अगर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तब तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि सेल फट जाएगा. लेकिन अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो होता क्या है, एक एप्रोप्रिएट साइज तक वो फूलेगा, फिर सेल वॉल कहेगा कहाँ, अब जगह नहीं है फैलने का. तो यानी एक्सेस अमाउंट ऑफ एंडोऑस्मोसिस को करने में सेल वॉल रोकता है. ठीक है. तो नेक्स्ट पॉइंट देकर के लिखो, सेल वॉल प्रिवेंट द bursting of cell wall prevents the bursting of cell on endoosmosis as it is quite thick and rigid. cell membrane के बारे में हमने पढ़ा था that it is extremely delicate membrane, है ना, ये हमने पढ़ा था. लेकिन जब हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे तो वो काफी थिक सा होता है, बहुत रिजिड होता है और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर हो रहा होता है. तो जिसकी वजह से एक्सेस अमाउंट ऑफ एंडोऑस्मोसिस होने के बाद वो रोकता है कि अब ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारा इतना ही लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं फैलो. सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेल वॉल. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे न्यूक्लियस के बारे में. ठीक है. और न्यूक्लियस के बाद हम लोग पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म. उसके बाद हमारा जो मेन कंपोनेंट था और जो आउटर कवरिंग था हमने उसके बारे में कंप्लीट कर लिया. उसके बाद हम लोग सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा सारा पॉइंट. चलिए, टिल देन बाय.